हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के न्यूज आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आज के जो प्रश्न उत्तर श्रृंखला है, साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है उसकी दिशा में बढ़ेंगे। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना शोध की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री है। इंग्लिश व हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ हम एडिटोरियल डिस्कशन के अलावा, करंट अफेयर डिस्कशन के अलावा प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करते हैं। 5 प्रश्न प्रीलिम्स के डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ 2 प्रश्न मुख्य परीक्षा के भी चर्चा करते हैं। तो उनकी हम शुरुआत करते हैं और जो आज का पहला प्रश्न है उनमें बात करते हैं कि पहलगाम हमले के बाद यूएनएससी बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यूनाइटेड नेशन जो है उसके 6 अंग है। उन 6 अंगों में अगर आप देखें तो जनरल असेंबली की बात करें, फिर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें, यूएन इकोसोसियो की बात करें, उसी तरह यूएनएससी है, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव हर 2-2 वर्ष के लिए होता है, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान भी सदस्य है। भारत उसमें 8 बार सदस्य रह चुका है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता है। 5 स्थायी सदस्यों में देखें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है और रूस है। ये 5 जो देश हैं किसमें, जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। अब उसकी बैठक हुई है, अध्यक्षता इनमें से कोई भी कर सकता है, चाहे आप देखें परमानेंट मेंबर हो चाहे परमानेंट मेंबर ना हो, अस्थायी अध्यक्ष हो, वह भी कर सकते हैं। तो ग्रीस यहाँ पे भी अस्थायी अध्यक्ष है, उसने क्या किया, अस्थायी मेंबर जिसने अध्यक्षता की है, उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल है। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा, पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण परमाणु बयानबाजी प्रमुख चिंता का विषय रहे, तो यह भी यहाँ पे बात सही है। बैठक के बाद यूएनएससी ने बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, तो ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर अधिकार है कोई ऐसा बाइंडिंग डिसीजन देने का जिससे पूरे विश्व में अगर आप देखें जिसके संबंध देता है तो उसे मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पहलगाम के बारे में बात आपको पता होना चाहिए। पहलगाम हमला हुआ जिसमें 26 भारतीय मारे गए। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर देखेंगे 8 से ज़्यादा मिलिट्री ठिकानों को नष्ट किया गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सैन्य कार्रवाई की गई उसके संबंध में बातें यहाँ पर लगातार चल ही रही हैं। फिर दूसरा प्रश्न बात करेगा 7 मई 2025 को आयोजित नागरिक सुरक्षा अभ्यासों में संदर्भों पर आपको बताना है। पहले ये अभ्यास भारत के 244 जिलों में आयोजित किए गए हैं, ये एकदम यहाँ पे सही है। दूसरा, इसे नकली हवाई हमले की चेतावनी और निकासी अभ्यास शामिल है, ये भी एकदम सही है। इस पहल का समन्वय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये एकदम गलत है। इसका जो समन्वय कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, जाहिर सी बात है कि अब नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस जो प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार जो पाकिस्तान बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, उसमें कोई भी बात आगे चल के सामने देखी जा सकती है। जिस तरह से भारत ने अगर अधिक आतंकी ठिकाने नष्ट किए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बौखला कर कोई ऐसी गतिविधि करे, इस संबंध में सतर्क रहने के लिए इस तरह के जो ड्रिल है आयोजित किए जा रहे हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 3 बात करता है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट ने अंतर्राष्ट्रीय सार प्रस्तुति के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा यहाँ पर है क्योंकि 70% से अधिक सार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी यहाँ पर आए थे। अब इसके संबंध में अगर देखें तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। 70% नहीं आए थे यहाँ पर। जो लेक्स के अगर देखें तो लगभग 30% के आसपास, केवल 36% अंतर्राष्ट्रीय, तो 64% यहाँ पर भारतीय थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट सही है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। फिर अगला प्रश्न बात करें चौथा, पहलगाम हमले के बाद भारतीय कूटनीति सक्रियता के संबंध बताना है। भारत ने अमेरिकी तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की है, एकदम बात सही है। दूसरा, भारत ने यूएनएससी पर संयुक्त बयान की मांग की जो सफलतापूर्वक जारी हुआ है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये जारी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, और बाकी पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कोई संयुक्त यूएनएससी का संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया 2025 चुनाव के बारे में। एंथनी एल्बेज के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो यहाँ पर तीसरी बार नहीं बल्कि अब देखें दूसरी बार चुनाव इन्होंने जीता है। तो दूसरे विपक्षी नेता पीटर डटन ने अपनी सीट खो दी, जो ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में ऐतिहासिक थी, तो यह स्टेटमेंट एकदम सही। तीसरा, मतदाता टर्न ऑन का लगभग 85% रेशियो रहा है। कौन कौन सा यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर सही, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। फिर अगला प्रश्न बात करता है कि भारतीय चुनावों में आदर्श आचार संहिता की भूमिका और महत्व की चर्चा करें, इसके कार्यान्वयन में हाल ही की चुनौतियों को उजागर करें। तो देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके बारे में बात की। देखिए आचार संहिता क्या है ना, चुनाव आयोग द्वारा एक दिशा निर्देश एक तरह का है, जिसका पर्पज बेसिकली ये होता है, यहाँ पे आपको इंट्रो बताना है। जिसका पर्पज ये कुछ राजनीतिक दल हैं, है ना, राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने आचरण पर नियंत्रण रखें, आचरण को कंट्रोल रखें, जिससे कहीं ना कहीं देखिए स्वतंत्र चुनाव कराए जा सके, निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, जो चुनाव आयोग अपनी दायित्व को स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सके। मुख्य भाग अगर देखें तो आप पाएंगे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी शुरुआत 1960 से
विधानसभा में हुई कि विधानसभा के दौरान हुई थी। फिर 1970 में आप देखते धीरे धीरे पूरे देश में से अपनाया गया, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट आते हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं है। भारत संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव को निष्पक्ष कराने की शक्ति दी गई है। इस संबंध में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रमुख प्रावधान अगर देखें इसमें क्या क्या है, मुख्य भाग प्रमुख प्रावधान बताएंगे तो बताएंगे आप राजनीतिक दल के लिए क्या क्या प्रावधान है कि मतदाताओं को खरीदने, घृणा भाषण जो प्रचार प्रसार अब रोकने की बात होती है। सत्तारूढ़ दल के लिए यहाँ पे क्या प्रावधान है, नई योजनाओं घोषणा सरकारी तंत्र का उपयोग यहाँ पे करने की बात होती है। इसके अतिरिक्त कार्यों के समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है कि जनसभाएँ जुलूस हैं, चुनावी वित्त है, उन पर संबंध बनाने की आवश्यकता है। महत्व अगर देखें तो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखें समान अवसर सुनिश्चित करता है, चुनाव व्यवस्था पारदर्शिता को बना के रखता है, चुनाव व्यवस्था जवाबदेहिता को बना रखता है, नैतिक चुनाव व्यवस्था को बना के रखता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके लाभ यहाँ पर दिखाई देते हैं। चुनौतियाँ भी हालांकि बहुत सारी हैं, जैसे डिजिटल युग की चुनौतियाँ हैं, चयनात्मक परिवर्तन के आरोप हैं, कानूनी अस्पष्टता है और चुनावी नवाचार। लेकिन अगर आप देखेंगे वो सारी बातें अपनाकर कहीं ना कहीं अगर देखें चैलेंज को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुधार और सुझाव भी दे रहा है कि चुनाव आयोग के भीतर डिजिटल निगरानी सेल को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एमसीसी प्रावधानों को कानूनी समर्थन देने की आवश्यकता है। एमसीसी में भारतीय चुनाव की पवित्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेजी से बदलते राजनीतिक तकनीकी परिवेश में इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, कानूनी रूप से ढांचा देने की आवश्यकता है, बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता यहाँ पर एमसीसी को है। अगला प्रश्न बात करेगा वैश्विक जलवायु पहलुओं में भारत की भागीदारी के महत्व का मूल्यांकन करें, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में मूल्यांकन करें। अब आपको पता होना चाहिए कि जलवायु जो पहल उसमें आप देखें भारत का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो है। अब उस संदर्भ में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। 2030 तक भारत का टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी यहाँ देखें किससे बनाए, किससे बनाए यहाँ पर जो अक्षय ऊर्जा है। अब इस संबंध में भारत बहुत सारी इनिशिएटिव लेकर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इत्यादि। फिर मुख्य भाग में आए, मुख्य भाग में जाएँ और बात करें कि विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में आप बताएं कि 2030 में क्या हुआ। 2030 तक हमने क्या लक्ष्य रखा है, INDC रखा है कि 2030 तक भारत सरकार 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% तक कार्बन घटाएगी। साथ ही 2070 तक हम क्या करेंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। घरेलू नीति क्या है, NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की बात की। फिर राष्ट्रीय सौर योजना, उज्ज्वल योजना के बारे में भी बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना के बारे में भी बात हो रही है। अब इंटरनेशनल सौर अलायंस के बारे में देखें तो भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 संयुक्त रूप से किया गया। 121 उष्णकटिबंधीय देशों के लिए खुला 100+ देश शामिल हैं, जहाँ पे आप देखें सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा के आदान प्रदान को क्षमता को बढ़ावा देना। फिर 2030 तक 1 ट्रिलियन सौर निवेश को जुटाना यहाँ पे बेसिकली लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे इसकी उपलब्धि भी बहुत सारी यहाँ पर दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमें चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, वित्त पोषण प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियाँ, फिर भू राजनीतिक चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चुनौतियाँ देती हैं, नियामकीय चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, आप वित्तीय संबंधी चुनौतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं जो कहीं ना कहीं समन्वय बाधा है। आय की राह देखें, निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखें बहुपक्षीय बैंकों की साझेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय सौर ग्रिड के लिए दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सदस्य देशों के बीच में नीति समन्वय को सरल बनाना चाहिए ताकि निवेश को कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बेहतर बनाया जा सके, निवेश को कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आकर्षक बनाया जा सके। साथ ही अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत का नेतृत्व वैश्विक सततता, ऊर्जा समानता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए भारत ने क्या किया, जलवायु परिवर्तन के दिशा में बहुत सारे प्रयास किए। उस संबंध में आप देखेंगे चाहे सौर जवाहर मिशन, 8 मिशन भारत ने चलाए जो सौर मिशन को लेकर। फिर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सरकार ने बनाई जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाना हो। साथ ही साथ भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग कर जो विद्युत के लिए जो उसकी नीति उस संबंध में भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी की है, साथ ही साथ रूस के साथ भी साझेदारी की है, जो कहीं ना कहीं भारत की जो प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन के प्रति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भारत ने बहुत सारे मिशन शुरू किए हैं। कार्बन कैप एंड ट्रेड सिस्टम शुरू किया, उससे आप बता सकते हैं जिससे कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार है उसे किया जा सकेगा, कार्बन जो देखो सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा और कार्बन सर्टिफिकेट का ट्रेड किया जा सकेगा। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल चाहिए चर्चा में, जिससे यहाँ पे मेंस का प्रश्न इसमें बन सकता है, तो आप इसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।